नहीं, जो वो है यहाँ घटनाएं कम होती जा रही ना। एक मिनट रोक लो, मैं फोटो खींचा लूँ एक। और गलत मत बोली, पिट मत दिया कर, गलत मत बोल दे कुछ। मुझे पिटवाए मत दियो यार। तो आप मानकर चलिए कि कश्मीर में अगर ये जो आप रूम देख रहे हैं ये कई लाखों का है। अपने यहाँ मिर्ज़ापुर में बहुत है कालीन। जितना हमने कश्मीर को जाना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, इसको टच करना ये तो ऐसा जैसे फ्रीज में से निकाला हो बिल्कुल, क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब, इसलिए। लेडी है ना भाई, ये बता दो हमारे फ्लाइट हाईवे कब खुलेंगे? बता दे भाई, परेशान है हम। लाल चौक, अगर आप कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो भैया लाल चौक का नाम तो आपने सुना ही होगा, या फिर जब कभी भी टीवी में श्रीनगर की न्यूज़ दिखाई जा रही होगी तो वहाँ पर अक्सर एक लंबा सा क्लॉक टावर आपने देखा होगा। अब बताइए देखा है कि नहीं देखा? क्या कहा, नहीं देखा? अरे चलिए कोई बात नहीं, आपने देखा हो या ना देखा हो, हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं हम दिखाएंगे आपको। डल गेट से 2.7 किलोमीटर और श्रीनगर एयरपोर्ट से 10.5 किलोमीटर दूर है श्रीनगर का लाल चौक। देखिए, कश्मीर की इस जगह का नाम लाल चौक रखा था बीपीएल बेदी ने। बीपीएल बोले तो बाबा प्यारेलाल बेदी। ये नाम रूस के मॉस्को शहर में बने रेड स्क्वायर से प्रेरित था। बॉलीवुड की कई फिल्मों में आपने कबीर बेदी को तो देखा होगा ना। अरे वही कबीर बेदी जिन्होंने अमिताभ और नाना पाटेकर की कोहराम, बॉबी देओल की क्रांति और किस्मत, अक्षय कुमार की तलाश सहित काफ़ी सारी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। अब ये बात हमने यहाँ इसलिए बताई क्योंकि भैया कबीर बेदी जो है ना वो बीपीएल बेदी के बेटे हैं। बीपीएल बेदी जम्मू कश्मीर के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके शेख अब्दुल्ला के बेहद करीबी मित्र थे। शेख अब्दुल्ला वही जिनके बेटे फारूक और पोते उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लाल चौक में एक स्थान पर रास्तों के बीच में एक क्लॉक टावर बना है जिसको हम कहते हैं घंटा घर, जो 1980 में बजाज इलेक्ट्रिकल्स द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया था। ये है लाल चौक, यहाँ से ये लाल चौक है। अच्छा, ये किस लिए फेमस है? ये वैसी जगह है जैसा दिल्ली है ना, हाँ। ये कश्मीर का हार्ट। अच्छा, यहाँ कुछ घटना उठना भी तो अब नहीं है। वही अब वैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये चीज़ें। वो हो गया नहीं, जो वो है यहाँ घटनाएं कम होती जा रही ना। अब तो नहीं होता है। अच्छा, अब तो नहीं है। हो जाएगा एक दिन एक दिन ठीक हो जाएगा मामला। टावर इधर है, टावर। अच्छा, वो लंबा सा जो खड़ा बीच चौराहे पे। अच्छा, एक मिनट थोड़ा हल्का करियो, हल्का हल्का टावर दिखा दो। एक मिनट रोक लो, मैं फोटो खींचा लूँ एक। हाँ, चलो चलो चलो, फिर आते हुए देख लेंगे। ये मेन है, ये न्यूज़ चैनल में आता रहा ना इसलिए। अच्छा, वीडियो तो बनाई ली? हाँ, वीडियो तो बन गई। देखो लाल चौक इधर है और लाल चौक किधर है? ये तो तुम उधर है। लाल चौक जाना है तेरे को? लाल चौक जाएगा, लाल चौक घूमोगे, ऐश करोगे, लोकल बस की सवारी करनी थी। लाल चौक बटे मारो जो कम है। लाल चौक लाल चौक लाल चौक सेल्फी उठाओ, सेल्फी उठाओ। लाल सवारी करनी चौक, थी। आवाज मारो लाल चौक की। तो आवाज लगा लाल चौक, लाल चौक। मैं उठाऊंगा वीडियो, आ जा मैं लगाऊं? और लगा लाल चौक, आ जा तू है मेरे पास। लो, वीडियो तुम बनाई हो? क्या बात? चलो बैठो, ऑफ करना। तो किसी को लाल चौक पकड़ के जोर के रख। हैं? जोर से जोर से चलाओ, चलाओ। लाल चौक लाल चौक लाल चौक। आगे लगाइए ना, आगे आवाज। बट मान लो लाल चौक को। हैं?
बटमालो लाल चौक। बट मालो लाल चौक। और गलत मत बोली, पिट मत जिया कर, गलत मत बोल दे कुछ। मुझे पिटवाए मत दियो यार। नहीं क्या बटमालो लाल चौक। लाल चौक लाल चौक लाल चौक। बटमालो लाल चौक लाल चौक। लाल चौक लाल चौक लाल चौक लाल चौक आवाज लगा लाल चौक की। लाल चौक लाल चौक। आगे सवारी देखो, तुम्हारी सवारी बुलाई तुम्हारे देखो हमने। उधर लगाओ, बराबर लगाओ, बराबर चारों बैठेंगे, ये बैठेंगे बराबर लगाओ ना। देख लो, हमारा किराया फ्री कर दियो, हमने तुम्हारे सवारी करवा दी। लाल अरे पास तो करो, वो भीग गए यार, भीग गए वो भाई, गंदी तरह भीगे तो। आ जाओ भाई, बैठो बैठो, पीछे बैठो। ये कंडक्टर दिल्ली से है, ये कंडक्टर दिल्ली से है। और है अभी और है। देखो हमारे आवाज मारने से सारे आ गए, ये हमारे भाई ये सब उधर के हैं। कैसे बताइए? सही बन रही है, बना कर रहा है। तो क्या है यार? अपना फ्री है क्या? अब घूम गए ना लाल चौक के लिए। मेरी सीट तो बची नहीं यार यार। कोई बात नहीं, तो कंडक्टर है ना, कंडक्टर का फ्री होता है। लाल चौक लाल चौक लाल चौक। लाल वहाँ तक तो आवाज ही ना बचे। रोको रोको, सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, रोको रोको रोको। दोस्तों ये जो बात हो रही है ना कि मुझे पिटवा मत दियो यहाँ पर, वो दरअसल ऐसा हुआ था कि मैं और मेरा दोस्त शाम के समय इस बस से लाल चौक के लिए जा रहे थे। तो बस में सवारी धीरे धीरे करके भर रही थी। हमने मजाक मजाक में ड्राइवर और कंडक्टर से कह दिया कि भाई साहब अगर हम लाल चौक आवाज़ लगाते तो ये बस एकदम से भर जाती। तब क्या था, ऐसे ही मज़ेखोरी में ड्राइवर और कंडक्टर ने ही बोल दिया कि अगर ऐसा है तो लगाओ आवाज़, इसलिए हम यहाँ पर लाल चौक बोल रहे हैं। तब की उस समय की ये वीडियो है हमारी। बस में अच्छा हंसी खुशी का माहौल था। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ने कश्मीरी भाषा में कोई शब्द बोला और कहा कि ये शब्द बोलकर आप आवाज़ लगाओ। अब भैया हमें तो कश्मीरी भाषा समझ नहीं आती, तो फिर ऐसे कैसे उस शब्द को बोल दें जिसका हमें मतलब ही नहीं पता, और क्या पता उस शब्द का अर्थ कुछ ऐसा हो जिससे कि कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, या फिर मान लो परेशानी ना भी हो पर हम उस शब्द को क्यों बोलें जिसका हमें मतलब ही नहीं पता। तो फिर मैंने और मेरे साथी ने उनकर हंसकर बोल दिया कि भैया मुझे कहीं पिटवा मत दियो यहाँ पर। ऐसे ही बस में हंसी मजाक करते हुए हम पहुँच गए लाल चौक। पहले से ही लाल चौक का ये क्लॉक टावर शक्ति प्रदर्शन और प्रतिष्ठा का केंद्र बना हुआ रहता है। किसी ने इस पर भारत का झंडा फहराया तो किसी ने पाकिस्तान का और किसी ने आतंकी संगठनों का। पाक समर्थक नारे लगाए, उनके समर्थकों ने पाक झंडा भी लहराया। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलकर इसको जान लेते हैं। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 90 के दशक में कश्मीर में बहुत ज़्यादा आतंकवाद पनप रहा था, जिसके चलते 4 से 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सड़कों और घरों में कत्लेआम, रेप, लूटपाट की गई, मंदिर तोड़े गए, तिरंगे को जलाकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अक्सर गलियों में हमें सुनने को मिल जाते थे। कश्मीर की सरकार और अन्य कुछ पार्टियों में आपस में उस टाइम ये दिखाने की होड़ लगी हुई थी कि कौन ज़्यादा भारत विरोधी है। आतंकियों और अलगाववादियों ने पूरे कश्मीर में पोस्टर लगवा दिए और खुलेआम ऐलान कर दिया कि यहाँ कोई भी भारत की पहचान वाली चीज़ हम यहाँ कश्मीर में नहीं रहने देंगे। अगर किसी में दम है तो लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर दिखाए, वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, खून की नदियाँ बहा दी जाएंगी। इस तरह उस टाइम भारत विरोधी लहर चल रही थी और आतंकवादियों ने ये खुलेआम ऐलान किया था। दिसंबर 1991 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों ने कहा कि जब लाल चौक पर आतंकी पाकिस्तान का झंडा फहरा सकते हैं तो हम अपने ही देश में अपना तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते। उन्होंने भारत के कन्याकुमारी से एकता यात्रा या कहीं की तिरंगा यात्रा शुरू की और उन सब ने ऐलान किया कि ये एकता यात्रा 26 जनवरी को श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराकर ही पूरी होगी, जिसमें दम है रोक कर दिखाए। मुरली मनोहर जोशी बताते हैं कि उस समय नरेंद्र मोदी तिरंगा यात्रा के संस्थापक थे
उनको यात्रा के सफल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। मतलब सब कुछ समय पर हो और सही ढंग से हो, ये देखना मोदी जी का काम था उस समय। जोशी जी ने आगे बताया कि ये काम नरेंद्र मोदी ने बड़ी कुशलता से किया और यात्रा की शुरुआत से आखिर तक वो उनके साथ रहे। जहाँ ज़रूरत होती वो भाषण भी देते। वो उनका भाषण आपने देखा होगा ना यूट्यूब पर, जिसमें वो कह रहे थे कि लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। कन्याकुमारी से एकता यात्रा या कहीं की तिरंगा यात्रा शुरू हुई। जिस जिस राज्य से ये तिरंगा यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बहुत बड़ी संख्या में लोगों का जन समर्थन मिलता जा रहा था और लाखों की संख्या में लोग उनके साथ शामिल हो गए। उधर कश्मीर में भारत विरोधी माहौल बनाकर आतंकवाद फैलाकर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। आतंकियों के सब संगठन आपस में मिल गए और प्लान बनाया कि किस तरह एकता यात्रा को रोका जाए। पूरे देश में यही बातें हो रही थी उस समय कि पता नहीं अब क्या होगा। ये लड़ाई अब राष्ट्रवाद बनाम आतंकवाद हो चुकी थी। अलगाववादियों ने भी तिरंगा यात्रा के मुकाबले लाल चौक मार्च का ऐलान कर दिया। मुरली मनोहर जोशी, नरेंद्र मोदी व अन्य लोग तिरंगा लेकर श्रीनगर के लाल चौक पर पहुंच गए। तिरंगा साथ इसलिए ले गए थे क्योंकि भैया कश्मीर के जो हालात थे तो उस समय वहाँ पर तिरंगा नहीं मिलता था। चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तिरंगा आपको वहाँ किसी भी दुकान पर उस समय नहीं मिलता था। जब वो सब झंडा फहरा रहे थे तो उनसे मात्र कुछ ही दूरी पर गोलियां चल रही थी, बम और रॉकेट दागे गए, लेकिन वो सब अपना निशाना चूक गए। आतंकवादियों ने तिरंगे को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस तरह मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी सहित अन्य कई लोगों ने लाल चौक पर पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। आतंकी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वो सब तिरंगा फहराकर वापस सुरक्षित अपने घर भी लौट गए और आतंकवादी देखते रह गए कि भैया ये क्या हो गया यार, हमारे रहते इन्होंने तिरंगा कैसे फहरा दिया। तब से ही लाल चौक पर तिरंगा फहराना राष्ट्रवाद और आतंकवाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गया। इसके बाद आगे भी भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई लोग लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए आते रहे। कुछ कामयाब हो पाए तो किसी को ऐसे ही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सेना ने भी काफ़ी वर्षों तक यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराने की परंपरा को आगे बढ़ाया। 15 अगस्त 2017 को लाल चौक पर सुनीता अरोड़ा नाम की एक महिला ने अकेले ही लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। ये वीडियो उस समय काफ़ी वायरल हुआ था, जिसको सुरेश रैना और अनुपम खेर सहित अन्य कई हस्तियों ने ट्वीट भी किया था। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप भी भारत के हैं, आप भारत के हैं, भारत के हैं। भारत माता की जय बोलना हमारा फर्ज है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने किसी भी पार्टी का पक्ष या विपक्ष नहीं लिया है। कभी आप यार मुझ पर चढ़ जाए और लेफ्ट राइट या फिर भगत वगैरह की लाइन में खड़ा कर दो कि तू ऐसी बातें करता है, तू ये है, तू वो है, जो भी कुछ है फलाना ढिमकाना। अरे भाई साहब, कुछ बातें सही भी होती हैं यार। हर वक्त लेफ्ट राइट करके तोलना ठीक नहीं है मेरे भाई। जो बात है वो है, बस कहानी ख़त्म। अब इसमें क्या लेफ्ट और क्या राइट। तो मित्रों, ये थी अपने श्रीनगर के लाल चौक की कहानी। वैसे बातें और भी बहुत सारी हैं करने को। हम चाहें तो पूरी रात बैठकर आपके साथ बातें कर सकते हैं, लेकिन भैया वीडियो की लंबाई का भी तो ध्यान रखना होता है ना। तो हम इसको यहीं रोकते हैं। आप आगे की वीडियो का मजा लीजिए। जय हिंद। दोस्तों, हम श्रीनगर के TRC होटल में रुके हुए थे, तो शाम के समय सोचा कि क्यों ना आसपास ऐसे ही घूम लिया जाए। फिर हम होटल से निकल गए और घूमते घूमते यहाँ पहुँचे, जहाँ पर कुछ कश्मीरी युवा बर्फ़ से लड़की की मूर्ति को बनाने और उसको संवारने में लगे हुए थे। उन्होंने वाकई बहुत अच्छे और खूबसूरत तरीके से इसको बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम भी यहाँ देखने के लिए रुक गए। वीडियो उठा रहे हैं? उठा ले नहीं।
उठाओ उठाओ, कोई बात नहीं है भाई, ये उठा के कौन उठा रहे, कोई बात नहीं, चलो उठाओ। ये क्या कपड़े? लहंगा है, बहुत महंगा है। इससे पूछ तो ले, इससे पूछ तो ले फ्लाइट हाईवे कब खुलेंगे, फ्लाइट हाईवे कब खुलेंगे, इससे पूछ तो ले। मैं पूछ ले फ्लाइट कब की हमारी, कुछ नाम रखा है? लेडी है ना, भाई ये बता दो हमारे फ्लाइट हाईवे कब खुलेंगे, कुछ तो बता दे भाई, परेशान है हम। वो तो बताई ना रही क्या, फ्लाइट हाईवे कुछ बताई ना रही है कब खुलेंगे। बोलो बोलो। हाँ लेडी हेलेना फ्लाइट और हाईवे कब खुलेंगे, 10 तारीख को खुलेंगे। आजा चल। दोस्तों कश्मीर में मेरे साथ जो मेरा दोस्त गया था ना अली वारिस, ये उनके जानने पहचानने वालों का कश्मीर में घर है, जहाँ पर हम एक रात रुके भी थे। इन्होंने वाकई बहुत अच्छी तरीके से हम दोनों की खातिरदारी की, जिसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। सुबह जब हम उठे तो उन्होंने नाश्ता पानी हमको कराया, उसके बाद अपना घर ये दिखाने हमें ले गए और बोले कि होटल में तो आपको पता ही नहीं चला होगा कि कश्मीर में घर कैसे होते हैं अंदर से। तो यहाँ पर इन्होंने हमको अपना अंदर से घर दिखाया, जिसकी ये वीडियो है। मतलब ये जो है आपको गर्मी देती रहेगी, इसके नीचे जो है एक वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं इसको, ये देखो मैं लेके बैठा हुआ हूँ, ये देखो मैं लेके बैठा हूँ अंदर। इसको अंदर भी लेकर बैठ सकते हैं, और चाहे तो वो बड़ा वाला जो कोट होता है ना, फेरन बोलते हैं शायद उसको, उसके अंदर भी इसको लेकर घूम सकते हैं। ऐसा ऐसा लग रहा पेट में बाल लगो। कांगड़ी। अच्छा इसलिए ढीली बनाते हैं इसको। मैंने सोचा कि इतनी ढीली क्यों बनाते हैं इसको, और जब एक में देखा ना कि वो निकला हुआ, मुझे पता नहीं क्या है, उन्होंने पकड़ रखा था, जब उन्होंने उठाया ऊपर को कि कांगड़ी है इसके अंदर। इसमें आग होती है जो आपको चलानी होती है ताकि नीचे से गर्मी मिल सके। कश्मीर में बहुत ज़्यादा चलती है ये, लगभग हर इंसान के हाथ में या घर में आपको ये मिल जाएगी, क्योंकि सर्दी यहाँ बहुत ज़्यादा होती है भाई साहब, इसलिए गर्मी की ज़रूरत होती है तो यही यूज की जाती है। ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 30 रुपये से शुरू होती है, और अच्छी वाली आपको 100 रुपये में आराम से मिल जाएगी। अच्छा मतलब ये रूम के अलावा और भी जगह ये सब जगह मिलेंगी कालीन? अपने यहाँ मिर्ज़ापुर में बहुत है कालीन। दोस्तों ये होते हैं हमारे कश्मीरी भाइयों के घर, मतलब वहाँ पर एक अंदाज़ा ले लीजिए कि इसी तरह के कश्मीर में आपको घर मिलेंगे। ये नीचे जो है इनको क्या बोलते हैं सर, ये कारपेट बोलते हैं इनको। ये आती है टर्की से, वाइट वॉल, वॉल टू वॉल बोलते हैं इसको। ये इंपोर्ट होती है टर्की से। मतलब हर कश्मीरी घर में आपको इस तरह के ये नीचे मिल जाएंगे। गेस्ट रूम है, मतलब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कश्मीरी जो संस्कृति होती है या जो घर होते हैं वो किस तरह के होते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे कि यहाँ हर इंसान के ऊपर एक छत है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं रेंट पे रह रहा है या कहीं अलग। ये एक्चुअल कारपेट ही है। अच्छा एक्चुअल कारपेट ही है, वो वॉल टू वॉल जो गेस्ट रूम में थी। और ये किसकी बनी होती है? ये वुडन है, प्रॉपर वुडन। ये वुडन, ये मतलब कि किसकी, कौन से पेड़ की होती है? इसको बोलते हैं फ्रेश, कश्मीर बोलते हैं फ्रेश। फ्रेश, हाँ कश्मीरी में। अच्छा। और इसमें फिर ये जो ये चमकीला दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं टच वुड। टच वुड, हाँ, इसको कोट करना पड़ता है। अच्छा तकरीबन 7 कोट, उसके बाद ही हो जाता है ऐसा। नहीं तो जो फ्रेश वुडन है वो नॉर्मल वुड दिखेगा आपको, जैसे उधर दरवाजा अभी उसमें ज़्यादा टच वुड हुआ नहीं। अच्छा वो नॉर्मल वो, ये इसमें नॉर्मल है। जब इसमें आप
वो चीज करेंगे तो वैसे वैसे हो जाएगा। अभी इसमें एक ही कोट लगा है। आप अखरोट का कौन सा बता रहे थे, बेड? हाँ, ये बेड पे ये अखरोट वुड का है। दोस्तों ये बेड जो है आप देख रहे होंगे, ये बना हुआ है अखरोट की लकड़ी से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखरोट कितना महंगा है। पूरा डिजाइन 60,000 का ये बेड होगा। तो आप मानकर चलिए कि कश्मीर में अगर ये जो आप रूम देख रहे हैं ये कई लाखों का है, क्योंकि 60-70 हज़ार का तो बेड ही है ये अखरोट की लकड़ी का। उसके अलावा आप देख ही सकते हैं कि लकड़ी की महंगाई कितनी होती है, और वो भी कश्मीर में। और देखिए व्यू, ऐसा व्यू अगर देखने को मिल जाए तो पूरी ज़िंदगी में यहाँ काट सकता हूँ इतनी खूबसूरत। फॉर एग्जाम्पल अब इधर तक ये थी नॉर्मल दीवार, तो वुडन का इतना हो जाता है फिर इसके ऊपर कोट। तो अब ये इतनी मोटी बन गई, तभी तो थोड़ा इंसुलेटेड भी रहेगा, क्योंकि ठंडी यहाँ पे होती है। हाँ, लकड़ी के जो है ये लकड़ी इसलिए लगाई जाती है ताकि यहाँ मतलब ठंड कम से कम आ सके, क्योंकि सीमेंट की जो दीवार है या घर होते हैं उनको वो ठंडे ज़्यादा होते हैं। यहाँ लकड़ी का इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि थोड़ा हाँ उतना ठंडा नहीं हो पाता है। अब इस पे टच करें, ठीक। अब इस ये पे थोड़ा नॉर्मल लग रहा है छूने में, ये क्योंकि लकड़ी है। अब सर बता रहे हैं कि इसको टच करना ये तो ऐसा जैसे पकड़ रहा है। फ्रीज में से निकाला हो बिल्कुल।